हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है क्लास 11th का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में ओनली वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो होगा हमारा 73rd अमेंडमेंट को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप जानते हैं अमेंडमेंट होता क्या है। अमेंडमेंट एक तरीके से जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो हम उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अमेंडमेंट होने वाला है वो होने वाला है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में और 6 मार्क्स का डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया कंप्लीट, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा इसके अंदर कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, किस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है और किस तरीके से एग्जाम में आपको 6 नंबर पूरे कमाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। डिस्क्राइब द पंचायत राज। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट हुआ किस लिए था। ये हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। पंचायती राज पहले भी था भारत के अंदर, लेकिन ना पहले कोई सिस्टम नहीं था। सिस्टम बोले तो जैसे कोई इलेक्शन का टाइम फिक्स नहीं है, किसे क्या बनाया जाएगा ये फिक्स नहीं है। इसे फिक्स करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया जो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये आपके एग्जाम में पूछता है कि किसकी सिफारिश पे इसे किया गया था। तो 73rd अमेंडमेंट से पहले पंचायती राज की मांग पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी 1957 के अंदर। 1957 के अंदर रेकमेंड किया था कि भारत के अंदर पंचायती राज होना चाहिए, वो 3 टायर का होना चाहिए। 3 टायर बोले तो किस तरीके से, ये 3 टायर इस तरीके से 3 टायर का होना चाहिए। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, देन उसके बाद पंचायत समिति, देन उसके बाद जिला परिषद। इन 3 टायर में क्या किया जाए, पंचायत को बांटा जाए ताकि पंचायत का काम ठीक से हो सके और लोकल गवर्नमेंट अपना काम कर सके और लोकल गवर्नमेंट के पास वो पावर आ सके जो लोकल मुद्दों को उठाए और लोकल मुद्दों को सॉल्व कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था और इसकी सिफारिश पे 1959 में राजस्थान के अंदर इसे पहली बार अपनाया भी गया था। राजस्थान के अंदर अपनाया था। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया गया था, इस पंचायती सिस्टम को अपनाया गया था। 3 टायर की गवर्नमेंट बना दी। 3 टायर की गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, 3 टायर की पंचायत बोल सकते हैं। कैसे पंचायत, सबसे नीचे रखा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत 1 गांव 2 गांव, उन गांव के अंदर होने वाले मुद्दों को ग्राम पंचायत के अंदर रखा गया। दूसरा, उसके ऊपर रखा गया पंचायत समिति, फिर ऊपर रखा गया जिला परिषद। इसको हम ब्लॉक भी बोल देते हैं, सेकंड वाले को हम ब्लॉक या मंडल नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो आगे काम नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जाम में अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, इवन यूपीएससी तक के अंदर ये पूछा जाता है कि बताओ लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था और वो अमेंडमेंट किस तरीके से इनिशिएट किया गया। ठीक है, 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया। और 3 पार्ट कैसे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। किसकी रिकमेंडेशन पे, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये किया गया था। और 59 में मैंने ऐसा बताया कि इसको राजस्थान में लागू किया गया था। गांधी जी जो थे ना, महात्मा गांधी, उनका बहुत लगाव था एक तरीके से पंचायत को लेकर, वो पंचायत को बहुत अच्छा मानते थे। तो इसलिए इसको 2 अक्टूबर 1959 को ही क्या किया गया था, राजस्थान में लागू किया गया था। लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कब बनाया गया, 73rd अमेंडमेंट के बाद। 73rd अमेंडमेंट के बाद इसको क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दिया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कैसे काम करती है इसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट जो था हमारा, ये हुआ था 1992 में। 1992 में इस अमेंडमेंट को किया गया था और 1992 में 73rd अमेंडमेंट। और प्रॉपर तरीके से जब इसको लागू किया गया तो वो था टाइम हमारा 24 अप्रैल 1993 और इस दिन नेशनल पंचायती राज डे भी मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर जो आता है हम वही पढ़ें।
हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके और सामने वाले से थोड़ा अलग दिख सके। रट्टा तो हर कोई मार के चला जाएगा, मीन्स रट्टा मार लिया, ठीक है भाई 73rd अमेंडमेंट आ रहा है, करना कैसे है, उसको भर के आना है, पेज भर के आना है। पेज भर के आने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसके अंदर कंटेंट डालने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे कि आपने डाल दिया 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था 1992 वाले अमेंडमेंट को, और इस दिन नेशनल पंचायत डे भी मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया पार्ट ऐड किया गया और वो पार्ट था पार्ट 9। पार्ट 9 के अंदर पंचायती राज को क्या किया गया, ऐड किया गया, और साथ साथ 11 शेड्यूल को भी इसमें ऐड किया गया। हम थोड़ा सा समझते हैं, एक पॉइंट छोटा सा आप देखिएगा यहाँ पे। हमारे इंडिया में ना फेडरल सिस्टम है, हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम है, और ये फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है, ये फेडरल सिस्टम ना 7th शेड्यूल की तरह से काम करता है। 7th शेड्यूल क्या है भाई, अब 7th शेड्यूल के अंदर आपने पढ़ा होगा 3 लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन, एक होती है स्टेट, एक होती है कॉन्करेंट। ये 3 लिस्ट होती है हमारी। इन 3 लिस्ट के अंदर ना डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, मींस यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट के अंदर पावर को डिवाइड कर रखा है। और इसमें ये भी आपने पढ़ा होगा, फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर है, इस बुक के अंदर ही 11th क्लास की। यूनियन लिस्ट में ना 100 सब्जेक्ट होते हैं, और स्टेट लिस्ट में कितने होते हैं अपने 60 157 अराउंड के आसपास ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ना पंचायत के अंदर 29 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये सब्जेक्ट्स क्या है, ऐसे 29 मुद्दे जिसके ऊपर पंचायत काम कर सकती है। एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, और लोकल बॉडीज़ की कोई काम हो गए, गांव के अंदर समस्याएं हो गई, सड़कें हो गई, पानी की व्यवस्था कराना हो गया, साफ सफाई हो गई, ठीक है ना। और ये सभी मुद्दे 29 मुद्दों में आते हैं, 29 सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से हटकर कहाँ कर दिए गए, पंचायत को दे दिए गए। और इनका टाइम फिक्स कर दिया गया भाई। पहले क्या था ना, मैंने क्या बताया, टाइम फिक्स नहीं था, कैसे इलेक्शन होंगे कैसे इलेक्शन नहीं होंगे, तो उसका कोई प्रोसीजर नहीं था। अब इसमें फिक्स हो गया कि भाई इनका टाइम ना 5 साल होगा, पंचायत कहीं की भी हो 5 साल का चुनाव होगा। और जनरली हम विधानसभा या लोकसभा का चुनाव ना 25 साल की उम्र में लड़ सकते हैं। अगर मुझे चुनाव में खड़ा होना है तो मेरी एज 25 साल होना कंपलसरी है। लेकिन जो पंचायत है, पंचायत के अंदर 21 साल का बंदा भी क्या कर सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है और इलेक्शन लड़के पंचायत का सरपंच बन सकता है, या फिर लोकल बॉडीज में काम कर सकता है अलग अलग तरीके से। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर हर 5 साल में ना लोकल बॉडीज से 32 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। 32 लाख कैंडिडेट्स पूरे इंडिया से आते हैं इसके अंदर पंचायत में, ठीक है। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें ना रिजर्वेशन का प्रोसीजर है। वुमेन्स के लिए ना 1/3 सीट्स, मतलब अगर 100 सीट्स है, 100 है सीट्स, तो उसमें 33 जो होगी वो वुमेन्स के लिए क्या कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। तो ये सब काम होता है 73rd अमेंडमेंट के बाद। जब 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ और 1993 में इसे लागू कर दिया गया, तब से ये सारा काम होने लगा और पंचायत को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी बना दिया और बोल दिया कि भाई अब आपके पास भी पावर है, अब आप काम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको, आपको एग्जाम में लिख कर कैसे आना है, लिख कर कैसे आना है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आप चाहते हैं तो, और डायरेक्टली आप हमारे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो। ये वाली पीडीएफ, ठीक है। हम देखते हैं कि इसको लिख के कैसे आना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि 3 टायर स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से हमने पीछे बताया था आपको, 3 टायर स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। कैसे, इट फॉलोज द 3 टायर स्ट्रक्चर। ग्राम पंचायत पीछे बताया मैंने आपको, जिसको हम मंडल, ऊपर जाके ब्लॉक भी बोलते हैं, तालुका पंचायत, और सबसे ऊपर जिला परिषद। जिला परिषद में बहुत सारे गांव आते हैं जो पूरी तरीके से इनके अंदर काम करते हैं, ठीक है। कवर्स द एंटायर रूरल एरिया, जो पूरे एक गांव के रूरल एरिया को कवर करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आने वाले। द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा इज मैंडेटरी। सबसे नीचे क्या होती है, ग्राम सभा, उसका बनना बहुत जरूरी है। वो बनेगी तब एक गांव में काम होगा। अगर एक गांव में काम हो रहा है तो इसका मतलब लोकल बॉडीज पे काम हो रहा है और 73rd अमेंडमेंट सक्सेस हुआ है, इसलिए काम में आते हैं। ईच तालुका इज मेंबर ऑफ द सभा, और हर एक तालुका से आने वाला मेंबर क्या होगा, सभा का मेंबर होगा। द रोल एंड द फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा आर दी डिटरमिन्ड बाय द स्टेट लॉज। जो स्टेट लॉज होते हैं, स्टेट के कानून होते हैं, राज्य के कानून, उसके अकॉर्डिंग पंचायत काम करती है। जैसे कि इलेक्शंस, हम इसके इलेक्शंस की बात करें, हम ये देखते हैं कि विधानसभा और लोकसभा, इसके इलेक्शन कराने का काम क्या होता है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, जो पूरे इंडिया का होता है, कैसे बताऊं आपको, जनरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे इंडिया क्या करता है, काम करवाता है। लेकिन यहां के इलेक्शन कराने का काम किसका होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जब लोकल बॉडीज बनाई ना, तो सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना दिया भाई। और इस इलेक्शन कमीशन से क्या हुआ कि आपके पास पावर है कि आप पंचायत के चुनाव करवाएंगे, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखना, पंचायत जो होती है ना, वो हमारे रूरल एरिया में होती है। जो शहरी एरिया होते हैं, अर्बन एरियाज, वहां पर जो होती है वो म्युनिसिपालिटीज होती है। और इसी चैप्टर के अंदर जो हमारा चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट्स, इसी के अंदर 74th अमेंडमेंट भी बता रखा है। मैं जब भी लाऊंगा 74th अमेंडमेंट की वीडियो भी लेके आऊंगा, लेकिन मैं 73rd की इसलिए लेके आया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 74th में क्या है, आपको एज इट इज चिपकाना है, एज इट इज। आपको 3 टायर नहीं रखना है बस। वहां पे इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। सब्जेक्ट कितने होते हैं, सेम, लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है ना। म्युनिसिपालिटीज क्या होती है, शहरी एरिया में होती है, वो लोकल बॉडीज की तरह काम करती है। सेम है आपके लिए, बस 74th अमेंडमेंट वहां आपको कर देना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का काम क्या होगा यहाँ पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर द डायरेक्टली इलेक्टेड। हम क्या करते हैं, जहां पे हम वोट डालते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी सरकार को डायरेक्टली चूज करा है। देयर टर्म इज 5 years, मैंने आपको पीछे बताया 5 साल का टर्म होता है इनका। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट, अगर 5 साल होने से पहले कोई पंचायत गिर जाती है, वो पंचायत काम नहीं कर पाती है, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना क्या होगा, कंपलसरी होगा। 6 महीने तक हम पंचायत को खाली नहीं छोड़ सकते। रिजर्वेशन मैंने आपको बताया 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है, और साथ साथ SC STs के लिए भी सीट्स क्या है इसके अंदर रिजर्व होती है। SC हो गए, ST हो गए। अब देखो फायदा कितना है, अगर कोई वुमेन SC ST है तो उसको डबल डबल फायदा है ना, डबल डबल फायदा। एक तो वुमेन है और दूसरा वो SC ST भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसा किया है ताकि तीनों लेवल पे लोगों को ऊपर उठाया जा सके, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, ऑल 3 लेवल सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इन सब के लिए क्या कर दिया गया है, सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। और सीटों को रिजर्व करने का मतलब है भाई कि उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक दर्जा देने का काम कर रहे हैं। वुमेन्स की जो स्थिति होती थी पुराने जमाने में, लाइक उनकी कंडीशन खराब होती थी, उस कंडीशन को वापस से पहले जैसा ना करें, उनको ऊपर उठाए, समाज में ऊंचा उठाए, इसलिए रिजर्वेशन का प्रोसीजर लाया गया है। अगला है हमारा ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया 29 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक स्टेट लिस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड टू दी लोकल बॉडीज बाय लॉ। द स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड विच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर अलोकेटेड टू दी लोकल बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोकल बॉडीज के पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। सम ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इंक्लूड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम जानते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं तो वहां पे एग्रीकल्चर होगा ही होगा, तो एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी मिलना चाहिए। रूरल हाउसिंग, मार्केट्स, फेयर्स एटसेट्रा। और ये सब चीजें कौन करता है, पंचायत करती है। एक ना अमेंडमेंट किया गया था 1996 में, जिसके अंदर क्या कहा गया 1996 के बाद कि ना जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, वो तो हमने पीछे, सॉरी, ट्राइबल एरिया जो होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी लाइक आदिवासी, उनको भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। 1993 में इनको ऐड नहीं किया गया था, बाद में से इनको ऐड किया गया था। स्टेट फाइनेंस कमीशन, अब भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास पैसा आता कहाँ से। पैसा एक तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और जितना भी इनके पास हाउस टैक्स आता है या फिर फेयर से, मार्केट से आना टैक्स जो होता है, वो इनके हिस्से में आता है। वो इनके पास पैसे का सोर्स होता है और ये उससे काम करते हैं। खासकर हाउस टैक्स और फेयर और मार्केट से आने वाला पैसा इनके लिए क्या है, कंपलसरी होता है। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास उसी से आता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इनको उसमें से कुछ शेयर देती है, तो इनके पास पैसा आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन टू मेक लोकल बॉडीज फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। अब एक बात बताओ, चलो ठीक है 73rd अमेंडमेंट कर दिया था, अगर ये स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाते तो पैसे के लिए क्या होना पड़ता, इनको मोहताज होना पड़ता, इसलिए इनके लिए बनाया गया स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years, और ये हर 5 साल में इसको रिवाइज करते, देखते हैं कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा, टू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड लोकल बॉडीज। फिर डिसाइड होता है कि कितना लोकल बॉडीज को पैसा मिलेगा, वो अर्बन के लिए भी होता है, रूरल के लिए भी होता है, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स डज नॉट बिकेम द पॉलिटिकल इशू। इसलिए कभी ये पॉलिटिकल इशू नहीं बनता। पैसा भाई स्टेट गवर्नमेंट है, उसको पंचायत को पैसा देना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये था हमारा 73rd का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया लिखना कैसे है, मैंने ना पॉइंट वाइज दिया है, देखो यहाँ पॉइंट लिखे हैं, हमने पीछे देखा था, पीछे ही मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, देखो ये
1 2 3 3 हमने आगे पढ़े, 6 पॉइंट्स हो गए। अब आप 6 पॉइंट्स में इसको लिख कर आते हैं तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। और अगर आप साथ साथ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई है तो आपके लिए और फायदा है। और अगर आप ये बना के आते हैं तो सोने पे सुहागा है। 6 नंबर एग्जाम में आपको टीचर खुश होकर देगा, बोलेगा वाह क्या लिखा है इसने। ठीक है, तो इस तरीके से लिख के आना है एग्जाम में। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ था, क्योंकि एग्जाम हमारा 2 महीने के अंदर अंदर है। फरवरी आने वाला है, दिसंबर चल रहा है अभी। ठीक है, तो दिसंबर चल रहा है, जनवरी चला जाएगा, फरवरी में एग्जाम है। मैं फरवरी तक आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जो मुश्किल से 15 मिनट की हुआ करेगी और आपका एक क्वेश्चन कवर करेगी। और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आते हैं, ये मेरी गारंटी है। 10 साल से मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और ये ऑफलाइन एक्सपीरियंस बोलता है कि एग्जाम में क्या आता है। मैं एग्जाम में देख के बता सकता हूँ कि अगर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और मैं जो यहाँ करा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं क्योंकि यहाँ वही कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा। अगर मैं आपको कराने बैठ जाऊँ पूरा पूरा टॉपिक तो आप भी नहीं करेंगे, तो वो सही भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम के लिए टाइम कम है। कंटेंट आप ऐसा पढ़ो जो एग्जाम में आए, और वो कहाँ मिलेगा आपको? आकाश एकेडमिक्स पर। तो आपका एक काम है, बस छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी 11th क्लास के स्टूडेंट के पास ये वीडियो जा रही है और आप देख रहे हैं तो अपने साथियों तक इसको पहुंचाइए, अपने ग्रुप्स में पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, वो इसे देखें। और आप कमेंट करके जाइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट, इससे भी अच्छा कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर आपको चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको पढ़ना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आऊँगा। ज़रूर नहीं है कि वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, वो हिस्ट्री का होगा तो मैं हिस्ट्री का भी लेके आऊँगा। हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसे पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री के लिए भी लेके आऊँगा। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।